हेलो। इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम मैन्युफैक्चरिंग की उस जादुई दुनिया में उतरने वाले हैं जिसने हमारे इस आधुनिक विश्व की नींव रखी है। हम बात कर रहे हैं मेटल कास्टिंग और वेल्डिंग की। सोचकर ही कितना अमेजिंग लगता है ना कि कैसे इंसान ने कठोर धातुओं को पिघलाकर उन्हें मनचाहे आकार में ढाला और फिर उन्हें हमेशा के लिए जोड़कर गगनचुंबी इमारतें, स्पेसक्राफ्ट्स और अनगिनत मशीनें खड़ी कर दी। तो चलिए आज इसी क्रिएशन और कनेक्शन के सफर पर एक साथ चलते हैं। इस सफर में हम दो मुख्य हिस्सों पर फोकस करेंगे, रॉ मटेरियल को एक शेप देना और फिर उन्हें परमानेंटली फ्यूज करना। हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले द आर्ट ऑफ मेटल कास्टिंग, फिर एनाटॉमी ऑफ अ मोल्ड, उसके बाद द इवोल्यूशन ऑफ वेल्डिंग, फोर्जिंग बॉन्ड्स विद हीट, द हिडन हैजर्ड्स और आखिर में वेल्डिंग बियॉन्ड मेटल। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा पहला सेक्शन, द आर्ट ऑफ मेटल कास्टिंग। कास्टिंग के इस पुराने और बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ना आप बेकिंग की कल्पना कीजिए। लेकिन ये एक ऐसा बेकिंग प्रोसेस है जहां अवन का तापमान हजारों डिग्री सेल्सियस होता है। अब जरा इस कॉम्प्लेक्स इंजन ब्लॉक को देखिए। कास्टिंग की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये पिघले हुए, बहते हुए मेटल को बेहद पेचीदा आकारों में आसानी से बहने की आज़ादी देता है। अगर हम लोहे के एक ठोस ब्लॉक को काट कर ये डिज़ाइन बनाते तो सोचिए कितना वक्त और कितनी मशीनिंग लगती। लेकिन कास्टिंग के जरिए ग्रेविटी और लिक्विड मेटल के फ्लो का इस्तेमाल करके ये काम एक ही बार में परफेक्टली हो जाता है। अब ये पूरी प्रक्रिया असल में 5 बहुत ही सिंपल लेकिन कमाल की स्टेप्स पर टिकी है। सबसे पहले हम एक कैविटी या सांचा बनाते हैं। फिर धातु को भट्टी में तब तक गर्म किया जाता है जब तक वो पूरी तरह से लिक्विड न बन जाए। तीसरा स्टेप है उस उबलते हुए लिक्विड को बड़ी सावधानी से सांचे में डालना। फिर उसे सॉलिड होने यानी जमने का वक्त दिया जाता है और लास्ट में हम उसे सांचे से बाहर निकालकर ट्रिम और शेप करते हैं। मैंने कहा था ना, ये बिल्कुल किसी केक मोल्ड को भरने और उसे सेट होने देने जैसा है। बस यहाँ सामग्री थोड़ी ज्यादा गर्म और खतरनाक है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, एनाटॉमी ऑफ अ मोल्ड। अब मेटल तो पिघल चुका है, लेकिन उसे सांचे के अंदर सही जगह पर पहुंचाना अपने आप में एक साइंस है। दिलचस्प बात यह है कि एक फाउंड्री की शब्दावली ना बिल्कुल किसी जीवित शरीर की एनाटॉमी जैसी लगती है। इसमें पहला टर्म आता है स्प्रू। इसे आप पूरे सिस्टम की मुख्य धमनी या मेन आर्टरी समझ सकते हैं। ये वो सीधा रास्ता है जहां से उस खतरनाक उबलती हुई धातु को पहली बार सिस्टम के अंदर एंट्री मिलती है। मेटल के शुरुआती बहाव को कंट्रोल करने के लिए ये बहुत क्रूशियल है। स्प्रू से नीचे उतरने के बाद ये पिघली हुई धातु पहुंचती है रनर में। जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा है, ये एक हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज रास्ता होता है। इस रनर का मेन काम है उस भयंकर गर्मी और लिक्विड मेटल को बिल्कुल सटीक दिशा में आगे ले जाना, ठीक वहां जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और फिर आता है गेट। ये वो आखिरी दरवाजा है जिसे पार करने के बाद मेटल असल में उस चीज का आकार लेना शुरू करता है जो हम बनाना चाह रहे हैं। गेट ये श्योर करता है कि लिक्विड मेटल एकदम सही स्पीड से और सही जगह से सांचे के मुख्य हिस्से में दाखिल हो। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि जब धातु ठंडी होती है तो वो सिकुड़ती है, और इस सिकुड़ने वाली प्रॉब्लम को ये राइजर बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से सॉल्व करता है। राइजर असल में पिघली हुई धातु का एक एक्स्ट्रा कॉलम होता है। तो जैसे जैसे मेन कैविटी में धातु ठंडी होकर सिकुड़ रही होती है, ये राइजर अपनी लिक्विड धातु से उस खालीपन को भरता रहता है। इससे होता यह है कि हमारे फाइनल प्रोडक्ट में कोई कमी या दरार नहीं आती। चलिए अब गियर्स शिफ्ट करते हैं और आते हैं सेक्शन 3 पर, द इवोल्यूशन ऑफ वेल्डिंग। कास्टिंग के उस धीमे ठंडे होने वाले माहौल से निकलकर अब हम वेल्डिंग की वायलेंट दुनिया में एंटर कर रहे हैं। यहाँ भीषण चिंगारियां उड़ती हैं और आग और बिजली का इस्तेमाल करके चीज़ों को हमेशा के लिए आपस में मानो सिल दिया जाता है। इसका इतिहास आपको सच में चौंका देगा। ब्रॉन्ज एज में सोने के छोटे बक्सों को सिर्फ प्रेशर से जोड़ दिया जाता था। आयरन एज की बात करें तो मिस्र के राजा तूतनखामुन का खंजर एक उल्कापिंड के लोहे को पीट कर यानी फोर्ज वेल्डिंग से बनाया गया था। 1800 के दशक में कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक आर्क की खोज हुई और ये सुनिए 1969 में तो रूसी अंतरिक्ष यात्रियों ने स्पेस के वैक्यूम में भी वेल्डिंग के कामयाब एक्सपेरिमेंट्स कर डाले। ये हमें ले आता है हमारे चौथे सेक्शन पर, फोर्जिंग बॉन्ड्स विद हीट। हिस्ट्री तो हमने देख ली, अब मॉडर्न वेल्डिंग के हाई एनर्जी वाली दुनिया में आते हैं। यहाँ 2 अलग अलग हिस्सों को ऐसे जोड़ा जाता है कि वो पिघलकर हमेशा के लिए एक हो जाते हैं।
लेकिन मेटल को फ्यूज करने से पहले टुकड़ों को ज्योमेट्रिकली बहुत परफेक्टली अलाइन करना पड़ता है। इसके लिए हमारे पास कुछ बेसिक जॉइंट्स होते हैं, जैसे बट जॉइंट जो आमने सामने लगता है, लैप जॉइंट जो एक के ऊपर एक ओवरलैप होता है, कॉर्नर जॉइंट, एज जॉइंट और टी जॉइंट। अब जरा डीसी वेल्डिंग में पोलैरिटी के साइंस को देखते हैं। ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव है। जब इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होता है यानी DCEP, तो पूरी हीट का 70% हिस्सा इलेक्ट्रोड पर ही जमा हो जाता है। लेकिन जब इलेक्ट्रोड नेगेटिव होता है यानी DCEN, तो वो 70% गर्मी उस मेटल पर कॉन्सेंट्रेट होती है जिस पर हम काम कर रहे हैं। और ये ब्रिलियंटली इस बात को इलस्ट्रेट करता है कि आपको हीट असल में कहाँ चाहिए, उस हिसाब से आप चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। और आज की मॉडर्न वेल्डिंग में हम जो एक्सट्रीम एनर्जी सोर्सेज यूज़ करते हैं ना, उनकी वैरायटी देखकर तो सच में हैरानी होती है। गैस की लॉ और इलेक्ट्रिक आर्क तो खैर बहुत कॉमन है, लेकिन आज हम लेज़र, इलेक्ट्रॉन बीम और यहाँ तक कि दो चीज़ों को आपस में रगड़ कर जो फ्रिक्शन पैदा होता है, उसका भी इस्तेमाल करते हैं। और तो और अल्ट्रासाउंड की साउंड वेव से भी बेस मेटल्स को पिघलाकर एक लिक्विड पडल में बदल दिया जाता है। अब चलते हैं हमारे 5वें सेक्शन की तरफ, द हिडन हैज़र्ड्स। इन सभी तकनीकी उपलब्धियों के पीछे कुछ बहुत ही रियल और गंभीर खतरे भी हैं। भयंकर गर्मी और तेज रोशनी का रिस्क हमेशा रहता है। उदाहरण के लिए गैस मेटल आर्क वेल्डिंग से निकलने वाली चमक 5 वॉट प्रति स्क्वायर मीटर तक पहुंच सकती है। ये सूरज की रोशनी से भी कई गुना ज्यादा ब्राइट है। इसमें इतनी तेज यूवी रेडिएशन होती है जो आंखों के रेटिना को जला सकती है और स्किन को सिवियर डैमेज पहुंचा सकती है, जिसे हम आर्क आई कहते हैं। यही वजह है कि वेल्डर्स के लिए वो भारी डार्क हेलमेट्स पहनना एब्सोल्यूटली वाइटल है। रोशनी के अलावा एक और साइलेंट खतरा है, वेल्डिंग से निकलने वाला धुआं। इस धुएं के एरोसोल पार्टिकल्स 0.005 माइक्रोमीटर जितने छोटे हो सकते हैं। मैंगनीज ऑक्साइड जैसे ये नैनो पार्टिकल्स इतने बारीक होते हैं कि ये फेफड़ों में हमेशा के लिए फंस सकते हैं, जिससे लंग फाइब्रोसिस हो सकता है। और उससे भी खतरनाक बात यह है कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं। प्रॉपर वेंटिलेशन के बिना ये हमारे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, वेल्डिंग बियॉन्ड मेटल। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि पिघलाने और जोड़ने का ये साइंस सिर्फ मेटल्स तक ही लिमिटेड नहीं है, ये नॉन मेटल्स पर भी लागू होता है। प्लास्टिक की दुनिया को हम 2 मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहले हैं थर्मोसेट्स, जैसे इपॉक्सी या रबर। इनमें केमिकल रिएक्शन से बॉन्ड्स परमानेंटली सेट हो जाते हैं, मतलब इन्हें आप दोबारा पिघला या वेल्ड नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ है थर्मोप्लास्टिक्स, जैसे PVC या टेफ्लॉन। ये लंबी चेन्स बनाते हैं और एक खास टेम्परेचर पर पहुंचकर पिघलने लगते हैं। इसीलिए इन्हें हीट या केमिकल सॉल्वेंट्स का यूज करके बहुत ही आसानी से वेल्ड किया जा सकता है। तो इन सभी कमाल की प्रोसेसेस को समझने के बाद सोचने वाली बात यह है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया तेजी से बदल रही है। जैसे जैसे हम ऑटोमेटेड रोबोटिक्स पर ज्यादा डिपेंड हो रहे हैं और हमारी नजरें आउटर स्पेस में कंस्ट्रक्शन करने पर टिक रही हैं, तो सवाल ये है कि कास्टिंग और वेल्डिंग की ये फाउंडेशनल तकनीकें आगे चलकर कैसा रूप लेंगी। क्या हम भविष्य में एस्टेरॉइड्स पर मेटल कास्ट कर रहे होंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो क्रिएशन और कनेक्शन के इस इवोल्यूशन को और भी एक्साइटिंग बना देता है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, और ऐसे ही नई चीजें सीखते हैं ये।